Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Ashna Sharma. Now signing in. हमारा पेडागोजी का सेशन चल रहा था कोर्स 7A विच मीन्स बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, हम यहाँ पेडागोजी पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कोरिकुलम के काफ़ी टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है। तो फाइनली आज हम पढ़ेंगे कोरिकुलम ऑफ फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है स्कूल लेवल पे, या इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या आप पढ़ते आए हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि कोरिकुलम ऑफ फिजिकल साइंस है क्या। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखिए, वॉट एवर इज टॉट बाय द टीचर इन द क्लासरूम एंड द सब्जेक्ट मैटर इन द बुक टू बी टॉट एंड लर्न। देखिए, कभी कभी देखा जाता है कि पाठ्यक्रम क्या हुआ, हम इस चीज से कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी टीचर के द्वारा बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, या जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, या जो भी स्टडी मटेरियल बच्चे पढ़ते हैं अपनी बुक से और सीखते हैं, वही कोरिकुलम है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि केवल उसी चीज को हम कोरिकुलम बोल देंगे, क्योंकि देखिए कभी कभी टीचर क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ बुक में हो एज इट इज़ वो वही पढ़ाए। टीचर अपने माइंड से भी पढ़ाती है। टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारा डेमोस्ट्रेशन भी करती है, टीचिंग मटेरियल एड यूज़ करती है, और ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए केवल वो एक बुक को ही कंसीडर करे। तो हम केवल इसको भी पाठ्यक्रम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम दैट अ स्कूल एंड अ फिजिकल साइंस टीचर्स ऑर्गेनाइज फॉर द रियलाइजेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड फॉर द फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान के लिए टीचर जो भी एक्टिविटी अरेंज करती है अपने स्कूल में, या जो भी प्रोग्राम अरेंज करती है फिजिकल साइंस का जो पर्टिकुलर टीचर होता है, ठीक, तो वो बच्चों को ये रियलाइज कराने के लिए वो एक्टिविटी करता है या डेमोस्ट्रेशन करता है, जिससे बच्चे जो उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको प्रॉपर अपनी लाइफ में यूटिलाइज करके, यानी कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, रियल टीचिंग होनी चाहिए, तभी वो चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस करेगा, अच्छे से डिटरमाइन करेगा और अच्छे से रियलाइज करेगा। ठीक है, ये भी क्या है, पाठ्यक्रम है साइंस का। देखिए, हम साइंस की बात करते हैं तो बिना डेमोस्ट्रेशन की बात नहीं की जा सकती है। एक साइंस का अच्छा टीचर हमेशा बच्चों को डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से करके मतलब पढ़ाना चाहेगा। जो बहुत सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम इनोवेशन बोलते हैं टीचिंग में, ठीक है, इनोवेशन इन टीचिंग इन द सेंस कि कुछ भी नई चीज़ें या न्यू ट्रेंड या जो न्यू स्ट्रेटजीज़ आई हैं, न्यू अप्रोचेस हैं, न्यू टेक्निक हैं, इनके माध्यम से बच्चों को जो भी टीचर पढ़ाता है, वो देखो पढ़ाने का पर्पज़ वही होता है कि जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं एक्चुअली में बच्चे वो चीज़ क्या करें, अचीव करें, गेन करें और अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुल बनाएं। तो ये पाठ्यक्रम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन कंटिन्यू, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द क्लासरूम। आपको पता है कि टीचर जो पढ़ाता है वो आपके क्लास में पढ़ाता है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहाँ होती है, आपके क्लास में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द साइंस लेबोरेटरी आउटसाइड द क्लासरूम। और आपको ये भी पता है कि विद्यालय में जो साइंस लेबोरेटरी होती है या जो साइंस लैब होती है वो कहाँ होती है, क्लासरूम के बाहर होती है। नेक्स्ट है हमारा द सेवरल और कोरिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द फिजिकल साइंस। ठीक है, द सेवरल को करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब है कि साइंस में बहुत सारी एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटी कॉलेज के द्वारा या स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और उसमें बहुत सारे रिलेटेड मतलब जिनकी भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम फिफ्थ वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहे थे, द सेवरल को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड द एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द फिजिकल साइंस, यानी कि जो भी स्कूल के द्वारा या क्लास मतलब आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था है या इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो आपको पता है वहाँ से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं फिजिकल साइंस लैब से। और जो हम लोग म्यूजियम ऑर्गेनाइज कराते हैं, सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं, सिम्पोजियम होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप क्या कहते हैं, एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराने के बाद एक फेयर भी लगा सकते हैं, साइंस की फेयर, साइंस एग्जीबिशन भी करा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वर्किंग मॉडल भी हो सकता है, नॉन वर्किंग मॉडल भी हो सकता है और सेमी वर्किंग मॉडल भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करा के बच्चों को क्या कर सकते हैं, आप साइंस की नॉलेज, ये साइंस की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी, यानी कि साइंस हम जब पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हम अपनी सोसाइटी से भी कनेक्टेड हैं और उससे भी जुड़े हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा टीम प्रोजेक्ट एंड एक्सकर्शन। देखिए, एक्सकर्शन का मतलब यहाँ पे होता है टूर से रिलेटेड है। टूर इन द सेंस कि जब भी आप कहीं पे बाहर जाएं, यहाँ पे एक्सकर्शन रिलेटेड जो है वो टूर से रिलेटेड है।
ठीक है। जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो आपको पता है हमें बोला जाता है एक्सकर्शन फाइल बनाने के लिए या टूर फाइल बनाने के लिए। तो हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे एग्जीबिशन में जाएं, कुछ भी देखने जाएं, तो हम वहाँ पे एक एक चीज़ को नोटिस करते हैं, एक एक चीज़ का टेबल बनाते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ देखी है, उसका मोटिव ये है, उसका पर्पज़ ये है। तो कहीं ना कहीं एक टीम प्रोजेक्ट भी होता है कि हम केवल चीज़ों को अकेले सेमिनार या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या एग्जीबिशन है या फेयर है हम उसको अकेले ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते। ये एक तरीके का टीम प्रोजेक्ट होता है और टीम टास्क होता है। ठीक है। तो ये क्या है, टीम प्रोजेक्ट है और एक्सकर्शन भी है। एक्सकर्शन के माध्यम से भी क्या होते हैं, हमें एजुकेशन मिलती है और हमारी लर्निंग होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। चलिए फाइनली हम अभी आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोरिकुलम ऑफ फिजिकल साइंस की। हमारे जो कोरिकुलम है साइंस का, फिजिकल साइंस का, आप इसको साइंस के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। साइंस के लिए एज इट इज सेम रहेगा, चाहे वो फिजिकल साइंस हो, चाहे वो केमिस्ट्री साइंस हो। बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लाइफ साइंस के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट फिजिकल साइंस और साइंस के लिए वी आर कंसीडर टू द सेम। ठीक है। जो चीज़ हम साइंस से पढ़ेंगे वो फिजिक्स में भी वही चीज़ पढ़ेंगे। तो ये है। चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ कोरिकुलम ऑफ फिजिकल साइंस स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, टू ड्रॉ आउट द कल्टिवेट एक्साइट एंड इंस्पायर द फुल डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड। तो देखिए जो छात्र है, आपको पता है कि प्रत्येक छात्र की जो सर्वांगीण विकास होती है उसके लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है, पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट कराता है। छात्रों को ये सिखाता है कि हम चीज़ों को एक्साइट कैसे करें, है ना, चीज़ों को मतलब प्रेरित कैसे करें, स्टिमुलेट कैसे दें। स्टिमुलेशन हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें क्या स्टिमुलेशन मिलता है, स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं डेवलप कराता है कौन, साइंस। और देखा जाए तो बच्चों का ओवरऑल विकास भी कराता है साइंस। साइंस आपको पता है कि अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा नॉलेज देता है। क्यों? क्योंकि साइंस की जो इम्पोर्टेंस है आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है और बाकी सब्जेक्ट से भी ज़्यादा है। ठीक है। Now next point है टू हेल्प द चाइल्ड इन स्टेबलाइजिंग वैल्यूज। जो छात्र के मूल्य हैं, यानी कि जो भी उनकी आइडियल हैं, उसमें भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? साइंस का पाठ्यक्रम। टू हेल्प द चाइल्ड इन स्टेबलाइजिंग वैल्यूज, यानी कि आपके बच्चों के अंदर वैल्यू को कैसे स्टेबलाइज करना है, वैल्यूज और आइडियल्स को कैसे उनके अंदर लाना है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में कैसे चीज़ों को करना है, इन्हेंस करना है, इफेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं साइंस कोरिकुलम आपको देता है, उसका मोटिव यही है। नेक्स्ट हमारा, टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रेन, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, जजमेंट, कोऑपरेशन। हमारा जो पॉइंट था, टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रेन, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, जजमेंट, कोऑपरेशन, फ्रेंड लाइन्स एंड गुडविल्स। तो कहीं ना कहीं जो ये छात्रों में कहीं ना कहीं विकास करेगा किस चीज़ के लिए, उनमें ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी या सच्चाई, और इंटीग्रिटी की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, डिसीजन लेने की बात करता है, लोगों के साथ कोऑपरेशन की बात करता है, अच्छी फ्रेंडशिप की बात करता है, और उनके अंदर ये सारी फीलिंग्स भी लाता है। कौन? फिजिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारा, to create an atmosphere in which the children can learn to think critically and constructively। यानी कि साइंस या फिजिकल साइंस कहीं ना कहीं बच्चों में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे आपके बच्चे चीज़ों को क्रिटिसाइज करना सीख जाते हैं, उनके अंदर लॉजिक क्रिएट करना सीख जाते हैं, क्यों, कैसे और हाउ, ये सारी चीज़ें भी बच्चे करना सीख जाते हैं। ठीक है। और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है, और वो सोचिए बच्चे कुछ क्रिएटिव भी बन जाते हैं और अपने आप से कुछ बनाने भी लगते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करने लगते हैं, किसमें, नॉलेज के फॉर्म में, और जो भी उनका व्यवहार है उसके फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड continuous and sequential experiences to the student from the beginning at school level to the higher level of college। देखिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यूसली रहती हैं, मतलब कंटिन्यूसली आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, सीक्वेंस के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। जो भी एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों के स्टार्टिंग का लेवल हो स्कूल का, चाहे वो अपर हायर हो, चाहे अपर हायर होने के साथ साथ हायर लेवल का भी कॉलेज हो, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रही। अगर हम बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं साइंस, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पढ़ के हमने ड्रॉप आउट कर दिया या छोड़ दिया है। साइंस को हम कंटिन्यूसली अपने लाइफ में चलाते हैं, अपने स्कूल में चलता है। ठीक है। और उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक एक्सपीरियंस है। बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना सीक्वेंस के साइंस को हम कंसिडर नहीं करते हैं, आपको पता है। चाहे वो स्कूल का कोई भी लेवल हो, प्राइमरी लेवल हो, अपर प्राइमरी लेवल हो, मिडिल लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, हायर सेकेंडरी लेवल हो, इवन कॉलेज लेवल पर भी ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस के फॉर्म में प्रोवाइड देती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं, और ये चीज़ें कंटिन्यूसली और सीक्वेंस के फॉर्म में चलती रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा,
टू डेवलप द एटीट्यूड रिगार्डिंग द एक्वायरिंग कॉन्सेप्ट इन प्लेस ऑफ द एक्वायरिंग फैक्ट्स। ठीक है, आपको अंदर पता है कि साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है साइंस, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को जानने के लिए क्या करता है, क्यूरियोसिटी प्रोवाइड करता है, क्यूरियोसिटी देता है कि हाँ ये चीज़ अगर हो गई है, कोई भी फैक्ट या कोई भी रूल्स या लॉ या रूल्स रेगुलेशन बन गया है, तो वो चीज़ कैसे बना है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कॉज क्या है, वो जानने के लिए बच्चों को प्रेरित करता है और इस तरह की चीज़ों को भी विकसित करता है। ठीक है, नाउ हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स पढ़ लिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7th पॉइंट है, उसमें दे रखा है टू ट्रेन इन द यूज ऑफ दोज मेथड्स इन विच साइंटिफिक मेथड्स आर यूज। देखिए, बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि हमें वो मेथड यूज किए जाए जो साइंटिफिक मेथड हो, क्योंकि देखिए साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम रियल टीचिंग की बात करते हैं, यानी कि बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को दिखाते भी हैं, और पढ़ाने और दिखाने के साथ साथ हम चीज़ों को बोलते भी हैं। एक तरीके से देखा जाए तो शो एंड टेल का जो कॉन्सेप्ट होता है, शो एंड टेल, शो एंड टेल का मतलब आप बोलते जाइए, बच्चों को दिखाते जाइए और बोलते जाइए, तो इससे बच्चे क्या होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। चाहे आप डेमोन्स्ट्रेशन की भी बात कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की बात की हम कर सकते हैं हम। फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, इसके बाद लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन को ही हम शो एंड टेल बोलते हैं, लेक्चर कम डेमोस, यानी कि पढ़ाने के साथ साथ हम चीज़ों को दिखा भी रहे। तो बच्चों के अंदर क्या होती है, इन सब चीज़ों से रियल टीचिंग डेवलप होती हैं, और ये ऐसे मेथड हैं, साइंटिफिक मेथड हैं जो हर जगह काम आते हैं। अगर इस मेथड के माध्यम से बच्चों को हम टीच करते हैं या पढ़ाते हैं, तो वो नॉलेज क्या होती है, बच्चों के अंदर परमानेंट बनी रहती है। नाउ यानी कि सिर्फ ये चीज़ कहना चाह रहा है फिजिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव कि जो भी मेथड हम यूज़ करें वो साइंटिफिक मेथड हो, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो, रियल टीचिंग मेथड हो, लेबोरेटरी मेथड हो, तो इन सब के माध्यम से बच्चे देख कर सीखते हैं। ठीक है, टीचर दिखाने के साथ साथ बच्चों को चीज़ों को बता रहा है, और ये 1 2 3 4 जो भी है, जैसे भी इसके स्टेप्स हैं, जो भी उसको फिगर आउट हो रहा है, जो भी वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, उसको प्रॉपर वो पहले तो क्या है उसको बच्चों को बता रहा है, फिर उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे जब भी क्लास के बाद इस चीज़ को याद करेंगे तो इस चीज़ को रिकॉल करेंगे कि हाँ हमारे टीचर ने इस मॉडल के थ्रू या इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हमें ये टॉपिक समझाया था, और हमारे दिमाग में क्या होता है, फटाक से एक लाइट जल जाती है या फटाक से एक क्विक आइडिया आ जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी, तो रिकॉलिंग पावर भी अच्छी होती है इससे। नेक्स्ट हमारा टू keep in the mind the individual डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स सच एज इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड नीड्स। देखिए, आपको पता है कि हम सभी बच्चों को हम एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बच्चों का जो लेवल है, कोई बहुत अच्छा है पढ़ने में, कोई बहुत ऑप्टिमम है, कोई बहुत हायर है, कोई बहुत लो है, और कोई एवरेज भी है। ठीक है, एवरेज के बाद एवरेज के से पहले लो की कैटेगरी आती है, तो उन बच्चों को भी हमें क्या करना है, एक साथ कंसीडर करना है। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो टीचर के माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि हम किसी टॉपिक को जब भी कंसीडर कर रहे हैं तो वो सारे बच्चों को लेकर कंसीडर करें, ना कि पर्टिकुलर हायर बच्चों को लेकर या लोअर बच्चों को। उसको पूरी क्लास को डील करना है, यानी कि उसने जो भी टॉपिक पढ़ाया है वो एवरेजली उस टॉपिक को ये एक्सेप्ट करे कि हाँ हमने अगर ये टॉपिक पढ़ाया है तो एवरेज से ज़्यादा बच्चों को समझ में आए। यानी कि आपके अगर 100 की क्लास है तो कम से कम 70 to 80% या 60% जो भी आपके स्टूडेंट है उन बच्चों को वो टॉपिक क्लियर हो जाए। 20% 25% बच्चे एक्सेप्शन केस में इसलिए आते हैं क्योंकि वो देखिए उनका मेंटल लेवल लो होता है, हो सकता है उनका एबिलिटी अलग हो, ठीक है, और इसके बाद उनकी नीड्स अलग हो पर्टिकुलर, उनका इंटरेस्ट भी अलग हो, तो इस वजह से भी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो लेकिन हम मोटो क्या लेके चलते हैं, जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, एनपीसी का कर्व जिसको हम बोलते हैं, तो उसके माध्यम से हम काम करते हैं कि मेन तो यही है कि एक अच्छा टीचर तभी सक्सेसफुल है कि वो बच्चों को कम से कम एवरेज के फॉर्म में भी तो डील करे, कम से कम उसका जो टॉपिक पढ़ाया है उसने क्लास में वो 60 to 70% बच्चे उनको समझ में आया हो, ठीक है, तब वो बेस्ट टीचिंग होगी। नेक्स्ट है हमारा, तो इन सब चीज़ों को भी टीचर को ध्यान में रखना चाहिए पढ़ाने से पहले, बिफोर गोइंग टू द क्लास। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर द वुमेन एंड मेन फॉर द सिटीजनशिप इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी हु पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल। देखिए हमें लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, आपको पता है, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेन हो, हम जो भारत के नागरिक हैं, आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि हम बोलने के लिए क्या है, फ्री हैं, हम कुछ भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिए हैं। तो आपको पता है कि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, प्रियम्बल का। प्रियम्बल के बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, कोर्स 2 से रिलेटेड, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट्स भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, मैंने काफ़ी बात की हुई है उस पर, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं कौन पे करता है, आपको पता है, नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हमें आनी चाहिए। तो हमारी जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल हमें यही सिखाता है कि जो भारत, आप ही सोचिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका से जो लिया गया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम आपको मिली है, जो डेमोक्रेटिक चीज़ें
मिली ही, यानी कि आप फ्री हैं। यहाँ पे जनता का पावर है, पावर ऑफ द पीपुल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी जनता को दी गई है पावर, वो जनता उसके लिए अच्छी के लिए यूज़ कर सकती है, अपने राइट्स के लिए भी यूज़ कर सकती है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू जो भी आपका अधिकार है समानता का, ठीक। इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन लेने का RTI एक्ट है, RTE एक्ट है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हो गए हैं जिनके माध्यम से क्या है, हमें नॉलेज मिलती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है। और पहली बात तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, जो भी भारत का संविधान है, तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसका एक कैरेक्टर स्टिक्स है। और हम भारत के नागरिक हैं अगर, तो हमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन विच द चिल्ड्रन कैन सीक द ट्रूथ एंड सॉल्व द प्रॉब्लम साइंटिफिकली। देखिए बच्चों के अंदर साइंस पढ़ाने का मेन फंडा क्या होता है एटमॉस्फेयर में? देखिए मेन फंडा यही होता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो करिकुलम की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सिलेबस की प्रॉब्लम हो, या जो भी टॉपिक उसको समझ में नहीं आया, जो यूनिट उसको समझ में नहीं आई है, पर्टिकुलर उससे वो सच निकालने की कोशिश करे, यानी कि फैक्ट की बात करे, तथ्य की बात करे, ट्रूथ की बात करे, है ना। ट्रूथ भी कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ हम जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं वो रिलायबल भी हो, वैलिड भी हो, और जो भी प्रॉब्लम है उसको वो कैसे साइंटिफिकली तरीके से सॉल्व कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप ये सोचिए कितने सारे अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं। अगर पर्टिकुलर हम इन ऑब्जेक्टिव को बीइंग अ टीचर अडॉप्ट कर लेते हैं तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो हर प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में सॉल्व करेगा, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी लिविंग लाइफ से रिलेटेड हो। तो ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोरिकुलम ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। तो कोरिकुलम यानी पाठ्यक्रम का जो भी ऑब्जेक्टिव था, मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। और ये बहुत इनफ है लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने के लिए। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने को आए तो इससे पहले आप फटाफट कोरिकुलम की डेफिनेशन लिखिए आप। इसके बाद कोरिकुलम क्या होता है फिजिकल साइंस का ये बताइए। इसके बाद जो भी मेन ऑब्जेक्टिव हैं आपके कोरिकुलम के, आप उसको कंसीडर कीजिए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप लोगों तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।